एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज संभव हियर। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स इन मिनट्स के पार्ट 7 को, जिसमें हम एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को एक तरीके से देखा होगा। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल थिंग्स टू विजुअलाइज, और मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट का कलेक्शन दूंगा जिससे आपसे इस पर्टिकुलर डोमेन में कोई सवाल गलत नहीं होगा। पक्की बात है भाई, अगर वीडियो को एंड तक देखोगे तो पूरा 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 बेनिफिट होगा। आई एम सो श्योर, आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आई एम सो फार श्योर। तो जो मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट बहुत ही खास है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इनवर्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्स, यानी कि टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ एक्स। तो बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज्ड होते हैं और उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट की दिक्कत को दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं टी ऑफ टी इनवर्स एक्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिर्फ साइन, कॉस और टैन में डिस्कशन करेंगे। बाकी सब डिस्कशन आपके लिए ओपन रहेगा ताकि आप लोग भी पर्सपेक्टिव्स अपने डेवलप कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़े बहुत प्री रिक्विजिट्स बता देता हूँ कि आपको ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आना चाहिए। आपको ग्राफिंग आनी चाहिए कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है भाई, ठीक है। उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी का आइडिया होना चाहिए और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का आइडिया होना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज कर आपको एक ऐसा पैकेज दूंगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे कि आपसे कभी सवाल गलत नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू क्या, आप कोई भी टाइप का वैल्यू उठाएंगे आपसे बन जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो इस चीज में होने वाला है वो इसके ग्राफ तो रहता ही है, ठीक है। ग्राफ आपको पूरी दुनिया बता देगी। ग्राफ में पर्टिकुलर बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं और जो लोग आइडिया भी नहीं लगाते हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा एजेंडा रहेगा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इनवर्स यानी कि टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ एक्स को डिस्कस करें। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉम्पोजिशन ऑफ एन इनवर्स फंक्शन, inverse trigonometric function, to be more exact inverse trigonometric function with the trigonometric function. So let's start this video. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मुझे तो इसका ग्राफ पता है, ठीक है, मैं तो इसका कोई भी क्वेश्चन लगा लूंगा, मुझे इसका ग्राफ पता है। मैं कहूंगा यार तुम्हें ग्राफ याद होगा, ठीक है, मैं तुम्हें ग्राफ समझाऊंगा। तो ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। तो ग्राफ समझने के लिए हम पर्सपेक्टिव्स ढूंढते हैं। इसके पहले तो हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स एक कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसका जब भी हमें ग्राफ बनाना है हमें इसका पहले डोमेन रेंज तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम डोमेन के लिए बात करेंगे और हम रेंज के लिए बात करेंगे। तो लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स डोमेन एंड इट्स रेंज। तो इसके डोमेन की बात करते हैं। तो इसका डोमेन आपको खुद सोचना है कि क्या होगा। तो ध्यान से देखना, एक्स जो है हमारा उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, साइन इनवर्स क्या क्या एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन में हमें क्या करना है, पहले हमें जी ऑफ एक्स को डोमेन से एक्स की वजह से डिफाइन करना है, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम लगाएंगे कि हमारा जो जी ऑफ एक्स है, अगर मैं इसे टी रख दूं तो मेरा एफ ऑफ टी डिफाइन हो, तो उसके लिए हमारा टी डिफाइन होना चाहिए। यानी कि जो जी ऑफ एक्स का रेंज है, जो जी ऑफ एक्स का रेंज है वो एफ का डोमेन होता है। ये तो भाई सभी को पता होगा, ठीक है। और हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स दिया हुआ है। तो पहले हम इतनी सी बात समझेंगे कि साइन एक्स का डोमेन तो है रियल नंबर। तो ये बहुत सही है, साइन एक्स का डोमेन है रियल नंबर। और साइन एक्स का जो रेंज है, वो है -1 से 1। तो हम बहुत ही पर्टिकुलर हो गए कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर डाल दो तो आपको वो रेंज देगा -1 से 1। अब साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, ठीक है।
साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, तो हम साइन इनवर्स के डोमेन के ऊपर बात करते हैं। तो साइन इनवर्स का डोमेन होता है भाई set of -1 to 1. This is the domain of sine inverse of x. So domain of sine inverse of x, ठीक है। अगर x belongs to this interval तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिलेगा, और इससे हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x का डोमेन ये है और इसका रेंज हो जाता है -π/2 to π/2, ठीक है। तो हम इसी के ऊपर अब डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीजें ऐड अप कर दी, ये सारा फंक्शनल पार्ट था जो आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी ध्यान रखें इस चीज का, क्योंकि इस चीज का बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है हमारी इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में। तो चलिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जब आपके पास दिया गया है, आपने कहा कि यार इसमें तो हमेशा -1 से 1 ही जाएगा साइन इनवर्स के अंदर, तो यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर रख लो, ठीक है, आपके पास साइन एक्स तो -1 से 1 ही रहेगा और साइन इनवर्स हमेशा डिफाइन होगा। तो मतलब हमारा जो फाइनल जो सेट है उसमें जब हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को डिफाइन कर रहे हैं तो उसका डोमेन होगा x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और जब हम उसके रेंज की बात करेंगे तो दोस्तों रेंज की बात कर रहे हैं तो x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स में इसका रेंज हमेशा क्या आता है, -π/2 to π/2। अब ये कैसे आ रहा है आप ऐसे समझिए, यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर लेंगे तो यहाँ पर ये -1 से 1 वाले सारे नंबर्स में से किसी भी एक नंबर से लिंक्ड होगा, और ये हमारा, ये देखिए यहाँ से g से हम यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर हमारे पास g ऑफ x है, और यहाँ पर हमारे पास f ऑफ g ऑफ x बन के आता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, दिस इज नोन एज डायरेक्टेड ग्राफ टेक्निक। ऑल्दो इसका हमें इस समय कोई रोल नहीं है, बट हम इससे बस एक रेंज स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इसकी रेंज -π/2 से लेकर के π/2 रहने वाली है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ये सभी को पता होना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो इतना पता होने के बाद हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स में। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है, ये सभी को पता होगा, और साइन ऑफ एक्स भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जब हमारे पास दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का कॉम्पोजिशन होता है तो आप लोगों ने कंटिन्यूटी में पढ़ा होगा इनका कॉम्पोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आई एम डैम श्योर कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, तो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस। तो ये भी हमारे पास कंटिन्यूअस होने वाला है। ये हमारा तीसरा पर्सपेक्टिव हो गया। अब जो चौथा पर्सपेक्टिव है इस चीज में हमें जो देखना है और जो कोई नहीं बताएगा आपको, वो मैं अब बताने वाला हूँ। आई एम एंटायरली यूजिंग कैलकुलस, आई वोंट यूज एनी अदर थिंग राइट नाउ, ठीक है। आई विल टेक अनदर अप्रोच, बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच और डिफरेंट मेथड। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो इससे डेरिवेटिव से हमें क्या फायदा होगा, हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका डेरिवेटिव वाला टेक्निक नहीं बताएंगे आपको। तो इसका डेरिवेटिव मैं लिख देता हूँ फटाफट। कैसे आया, हमने क्या किया, इसको t मान लिया और फिर dt और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय dt बाई dx, साइन इनवर्स ऑफ t का 1/√1 - t², और t तो था हमारा साइन x, तो हमने वो पुट कर दिया। अब यहाँ पर इसको कई लोग ऐसे लिख देंगे और इसको 1 कह देंगे, गलत, एंटायरली रॉन्ग। दिस इज cos x अपॉन mod ऑफ cos x। एवरीबडी नोज, जिन लोगों ने लॉग नहीं पढ़ा है या बेसिक फंडामेंटल मैथ नहीं पढ़ा है उनको दिक्कत होगी। √(x² इज mod ऑफ x। प्लीज मेक श्योर, डोंट मेक दिस मिस्टेक विल कॉस्ट यू अ लॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास cos ऑफ x अपॉन mod ऑफ cos ऑफ x है, तो इसमें क्या सिनेरियो बनेगा, इसमें सिनेरियो बनेगा कि cos ऑफ x अपॉन mod cos ऑफ x है, तो this value will give me 1. This value will give me 1 when cos of x is greater than 0, and this value will give me -1 when cos of x is less than 0, ठीक है। What about cos of x equal to 0? That will be a limiting case, and such a case will never yield you a slope, okay. So this is the value of dy by dx, where y is our sine inverse of sine of x. So mind it that जब भी sin inverse of sin x हो तो हमारे पास यहाँ तो इसका स्लोप, यहाँ पर ये स्लोप की बात हो रही है, या तो इसका स्लोप 1 होगा या इसका स्लोप -1 होगा। अच्छा, dy by dx
पॉजिटिव होने से हमें एक और चीज पता चल रही है कि जब जब cos ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका स्लोप होगा 1, और इसका मतलब है कि उस सिनेरियो में वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। और जब जब cos x लेस देन 0 होगा, जब जब dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा, ठीक है, तब m का वैल्यू होगा -1, और इस सिनेरियो में ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। ये जो पर्सपेक्टिव है ये आपके लिए चीजों को बहुत ही ज्यादा सिंपल करने वाला है। कैसे करेगा, अब हम ध्यान से देखेंगे इसके ग्राफ को, इतनी चीजों को हम सभी को कोलैब कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि इसका जो डोमेन है, जो हमने पहले बात की कि डोमेन है, तो डोमेन इसका है -1 से, सॉरी, डोमेन इसका है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसका जो रेंज है इसका वो है -π/2 टू π/2, ठीक है। ये हमने बात की साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x के बारे में। तीसरी बात, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। चौथी बात, जब जब cos x पॉजिटिव होगा ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू इसका 1 होगा, एंड जब जब cos x नेगेटिव होगा तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू -1 होगा। ये जो चार चीजें हैं ये आपको ये आपके बहुत हेल्प की होने वाली हैं। इसी से हम पूरा ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात आपको पता होना चाहिए कि पांचवी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि जब साइन इनवर्स साइन एक्स है इसका वैल्यू एक्स होता है। कैसे आएगा अभी देखते हैं, ठीक है। कब होगा, जब x होगा -π/2 से लेकर के π/2 में। अब ये कैसे आया ये अब हम समझेंगे इस वाली चीज से और इस वाली चीज से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये सब चीजें जो आपने कलेक्ट की, इसका फायदा क्या है कि आप बनाना चाह रहे हैं ग्राफ, तो ग्राफिंग से शुरू करते हैं पहले। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं ये यूज कर लेता हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ रफ स्केच राइट नाउ एंड आई विल फेयर इट आउट ऑन द नेक्स्ट पेज, बिकॉज मुझे ये सारी चीजें वापस आपको दिखानी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो दैट 0 पर साइन इनवर्स ऑफ sin of x, I can actually evaluate this value at 0. This is going to be 0, so this is passing through the origin. I'm damn sure about it, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट इसका डोमेन r है, रेंज है -π/2 से π/2, cos x है पॉजिटिव। cos x कब कब पॉजिटिव होता है, तो हम जाते हैं अपने यूनिट सर्कल पे और देखते हैं कि cos x कब कब पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए कि cos x पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब जब हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा हमारा cos x होने वाला है पॉजिटिव। तो यानी कि यहाँ से 0 से लेकर के π/2 के बीच में cos x है पॉजिटिव, तो और ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू होगा 1, और यहाँ तक हमारा π/2 तक ग्राफ होगा, तो दिस इज x, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने -π/2 भी लिखा है, तो आप देख सकते हैं कि -π/2 विल मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी cos x पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ रहा है। तो आप इसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी cos x पॉजिटिव है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू है 1, ठीक है। अब जैसे ही आप π/2 क्रॉस कर रहे हैं, the moment when you are crossing the value π/2, your dy by dx is going to turn to -1 because cos x is negative after π/2, and that thing will actually make this thing very tricky in itself. आपको ये भी पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो π/2 पे अब इसका वैल्यू इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ π/2? साइन ऑफ π/2 इज 1। व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 1? इट इज π/2। वैसे भी आप देख सकते थे कि ये वाली जो चीज है इसका स्लोप है 1 और ये 0 से पास कर रहा है, तो हम अगर इसकी लाइन की बात करें तो दिस विल बी अ लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद द इक्वेशन y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इसका यहाँ पर ये हमारी इसका पॉइंट पता है π/2 π/2, तो ये कुछ ऐसे आएगा। अच्छा यहाँ पर हमारे पास कहीं पाई आएगा, ये अब सभी को समझ आ रहा होगा कि cos पाई आएगा तो साइन ऑफ पाई 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, ये भी अंडरस्टूड है। मोर ओवर इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे अब, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिखने का फंडा देखें, देखिए यहाँ पर आपको इसका पता है कि स्लोप है इसका -1 और इसका एक पॉइंट है π, 0, तो आप लिख सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन होगी y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ x माइनस पाई, यानी कि y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो हम इसकी डेफिनेशन में यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वाली डेफिनेशन दे रही है हमें पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो अब ये कहाँ तक, अच्छा यहाँ पर
हमारे पास dy by dx -1 कब कब होगा, जब तक cos of x is negative, and since for here cos of x is always going to be a negative quantity for this much of interval, तो ये 3 pi by 2 तक के लिए m का वैल्यू -1 देगी, यानी कि हमारा इतना ग्राफ बन गया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया कि जब भी आपके पास f of g of x हो और g of x is a periodic function, तो f of g of x is also a periodic function with the same period। ये कैसे समझ आया कि देखो g of x में वैल्यू वापस रिपीट हो रही होगी, तो f में भी वही वैल्यू वापस इनपुट जा रही होगी। ठीक है, इतना पता लगते ही मेरे दिमाग में फट से पता लग जाएगा, मेरे दिमाग को आइडिया लग जाएगा कि f of g of x is a periodic function because g of x is a periodic function। now g of x is sin x and sin x is a periodic function, तो इसका पीरियड है भाई 2 पाई, मतलब जो मेरा पूरा फंक्शन है sin इनवर्स ऑफ sin of x, ये 2 पाई के इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये 2 पाई का इंटरवल -π/2 से लेकर के 3π/2, तो हमने एक इंटरवल बना दिया है। ठीक है, तो अब यही वाला इंटरवल आगे भी रिपीट करेगा। ठीक है, और इसका आइडिया इधर से भी लग रहा होगा कि यहाँ पर अब जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास cos x वापस पॉजिटिव हो रहा है, तो इस पॉइंट पे क्रॉस हो रहा होगा, पाई -x डालेंगे तो ये वाला वैल्यू होगा 3π/2 -π/2। ठीक है, जब आप ये डाल लेंगे तो आपके पास ऐसा वैल्यू आएगा। ठीक है, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा 2 पाई, तो आप 0 से 2 पाई वाली ही ब्रांच को आगे भी रिपीट कर सकते हैं। और ये रिपीट क्यों हो रहा है, ये cos x ने जो ऐड कर दिया इसमें, जो ब्यूटी cos x के वर्क की है इसमें, कि cos x पॉजिटिव है तो ये हो रहा है, cos x नेगेटिव है तो ये हो रहा है। दिस थिंग इज एडिंग टू योर पर्पस ऑन हाउ यू कैन राइट द इक्वेशन। सो ये वाली जो इक्वेशन होगी x - 2 पाई होगी। ठीक है, so this was the graph of sin inverse sin x। you can extend it because it is a periodic function, it will extend to the entire domain, and once you are able to do that you will be able to find your result। ठीक है, तो ये हमारा sin inverse sin x हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, sin inverse of sin of x के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम sin inverse of sin of x में देखते हैं तो ये हमारा इसका ग्राफ बना लेते हैं जरा सा। तो यहाँ पर हमारे पास -π/2 से π/2 तक ये है, फिर उसके बाद यहाँ तक है। ठीक है, फिर यहाँ तक है। ठीक है, फिर यहाँ तक है। ऐसे करते करते हमारे पास ग्राफ है, ये वाला वैल्यू है, दिस वैल्यू इज π/2, दीज वैल्यूज आर -π/2, जो नेगेटिव पीक्स हैं। अच्छा, हमें ये पता लग गया, cos of x से बहुत हेल्प मिली हमें, ये हमने सब अभी तक देखा। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं इसे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। लेट्स से मैंने इसे y ले लिया। ठीक है, तो मैं y को साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, जो कि मतलब बहुत ही क्लियर सी बात है। तो इससे हम एक और चीज निकाल सकते हैं कि हमारे पास जब हम व्हेन वी टेक साइन बोथ साइड, साइन ऑफ द एंगल बोथ साइड, तो हमारे साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x। ठीक है, तो व्हेन वी आर डूइंग दिस, व्हेन वी आर एक्चुअली डूइंग दिस, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा साइन y का वैल्यू साइन ऑफ साइन इनवर्स। नाउ यू मस्ट रिमेंबर दैट साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ समथिंग that is in the range of -1 to 1, this thing is in the range of -1 to 1। ठीक है, then this value will yield me this value। let's say अगर मैं x इधर लिख दूं तो this is x, ये आपको याद होना चाहिए, this is a property and it is quite obvious that this will yield it as it is। so in the where x belongs to -1 to 1 I'll mention it specifically। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा sin y equal to sin x। अब sin y equal to sin x को इवेल्युएट करते हैं तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n x। ठीक है, वेयर, तो इससे हमें जो हमने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज निकाली, ठीक है, जो हमने ग्राफ बनाया उसी का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो गया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। क्यों, जब n ऑड होगा, जब n ऑड होगा तो हमें क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू n पाई -x, और जब n
इवन होगा, जब n इवन होगा तो हमारे पास y का वैल्यू आ रहा है n पाई प्लस एक्स। और ये भी क्लियर है कि जब n इवन है तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा वैल्यू बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, 2 पाई माइनस 0, हाँ सही है, सही है ना। तो ये ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर हम वैल्यूज कैसे भी सेट कर सकते हैं, एन इवन इंटीजर है ना, इंटीजर होने चाहिए। ऑफ कोर्स ऑड इवन तो मतलब हमारे पास रैशनल नंबर्स भी होते हैं, वी आर कंसीडरिंग अबाउट इंटीजर ओनली। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते। तो ये हमारे पास जो फैमिली ऑफ लाइंस हैं उससे सेट हो रहा है। अगर आप जैसे n को -2 डाल दें फॉर एग्जांपल, तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी। n को आप 1 डालेंगे तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी। n को -2 डालेंगे तो आपको यहाँ वाली कोई लाइन मिल जाएगी जो यहाँ पर माइनस ऑफ 2 पाई से पास कर रही होगी। तो इसका डेफिनेशन होगा x + 2 पाई। ठीक है, और बस यही ग्राफ आगे आगे कॉपी होता रहेगा, ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस नाउ। ठीक है, अब आते हैं एक और काम की बात पर। तो हमारे काम की बात है कि भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स तो भाई बता दिया आपने, पर हम ऐसा कैसे डिसाइड करें कि हमारा किस ब्रांच पे सेट आ रहा है। क्योंकि ऐसा सिनेरियो होता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 10 दिखाना है, तो अब मैं जैसे ग्राफ तो बना दूंगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा पाई, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई, यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई। अब 10 इधर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, थोड़ा आगे जाके 4 पाई आएगा, तो हो सकता है वो इस वाली ब्रांच पे हो या इस वाली ब्रांच पे हो। तो अब एक तरीका है कि आप देख लीजिए कि इससे अगले वाले π/2 के इंटरवल से छोटा है 10 कि बड़ा है 10, यानी कि 3 पाई प्लस π/2 का अगर हम वैल्यू देखें, यानी कि 7/2 पाई को देखें, तो क्या ये ग्रेटर देन 10 है? सवाल, क्या ये ग्रेटर देन 10 है? तो 3.5 इंटू 3.14 ले लो, ठीक है, सॉरी 3, या फिर आप ले लो 7 इंटू 1.57, तो 7 इंटू 1.57, तो ऑफ कोर्स दिस वैल्यू इज ग्रेटर। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर, सो दिस इज अ ट्रू कंडीशन। तो 7 π/2 है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर इसका डेफिनेशन आ जाएगा 3 पाई माइनस एक्स। And once we arrive at such a conclusion, we are able to justify that जब हमें इसका वैल्यू है तो ये हमारे पास हमेशा 10 माइनस 3 पाई होगा। ठीक है, सॉरी 3 पाई माइनस 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, पर इसमें भी मतलब ऐसा है कि यार पता ही ना लगे, ग्राफ अब बनाना ही ना पड़े। ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें ग्राफ बनाना ही ना पड़े। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम एक लॉजिकल एप्रिसिएशन यूज करेंगे, एप्रीहेंशन यूज करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स के रेंज से हम आइडिया लेंगे कि इसका जो रेंज है ये हमारा होना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। तो अगर मैं 10 का क्लोजेस्ट पाइज को देखूं, तो द 10 will definitely lie between 3 pi and 4 pi. I'm damn sure about it कि 10 will lie between 3 pi and 4 pi. Okay? तो 10 हमारा 3 पाई से 4 पाई के बीच में रहने वाला है हमेशा। तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमारे पास या तो इसका डेफिनेशन, क्योंकि ऑड के लिए क्या है 3 पाई माइनस एक्स, और इवन के लिए क्या होगा x माइनस 4 पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ वाली जो डेफिनेशन है उसमें ऐसा सिनेरियो एडजस्ट होगा कि यहाँ वाले आप ध्यान से देखेंगे तो x माइनस 4 पाई जब हम ऐसे बनाएंगे तो ये आएगा 3 पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर आएगा x माइनस 4 पाई। इसको गलती से भी x प्लस 4 पाई मत लिख देना, x प्लस 4 पाई माइनस 4 पाई पे वैल्यू 0 देगा, इसको 4 पाई पे वैल्यू 0 देना है। तो y इज इक्वल टू x माइनस 4 पाई हमारा डेफिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो जब हमारे पास इसका वैल्यू x माइनस 4 पाई और 3 पाई माइनस एक्स दोनों में 10 डालिए, तो हमारे पास एक बात आती है कि x माइनस 3 पाई x माइनस 4 पाई और 3 पाई माइनस एक्स, तो हम 10 डाल लेते हैं, तो 10 माइनस 4 पाई और 3 पाई माइनस 10, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 पाई का वैल्यू होगा 3.14 टाइम्स 3, तो ये आ जाएगा 9.42 माइनस 10, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव ऑफ 0.58। बहुत बढ़िया, ये -π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, -1.57 टू 1.57 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, आई एम जस्ट अप्रोक्सीमेटिंग कि -1.57 से 1.57 के बीच में आ रहा है वैल्यू, तो मैं इस डेफिनेशन को ले सकता हूँ। बट जब यहाँ पर 10 माइनस 4 पाई के लिए सिनेरियो आएगा,
तो 10 माइनस 4 पाई के लिए सिनेरियो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जब 4 टाइम्स ऑफ 3.14 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस 12.14 56, यानी कि आई थिंक नेगेटिव ऑफ 2.56 आ जाएगा, जिसका साफ साफ इंडिकेशन है कि ये दिस वैल्यू इज इवन लेस देन माइनस पाई बाय 2, हेंस ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो एक रेंज की इंट्यूशन से हम डायरेक्टली इवेलुएट कर सकते हैं कि हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स का क्या वैल्यू होगा। तो ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के पर्सपेक्टिव से जब हम बोल रहे हैं तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे पास कैलकुलस में यूज होते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एंड cos of cos inverse x is quite similar type of thing. Sorry, cos inverse of cos of x, it is a quite similar type of thing, and I guess आप क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली आइडिया लग जाएगा। एक नेगेटिव साइन पहले ही बैठता हुआ रहता है, तो आपको मतलब वही सारे लॉजिक है, साइन और कॉस के entire logic will still remain the same. So what shall I discuss now is tan of tan inverse x, sorry, tan inverse of tan of x, because this thing might seem to be a bit tricky because it is not a composition of continuous functions. तो यहाँ पर हमें क्या क्या इंश्योर करना है, हमें पता है कि tan of x का जो पीरियड है वो पाई है, तो हर पाई के बाद वो इंटरवल्स को रिपीट कर रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास x belonging to all real, this will still remain the domain, and what will be my range for this entire expression, because tan inverse can also accept everything. तो यहाँ पर tan inverse of some value will give it to me in minus pi by 2 to pi by 2 open intervals. So I have to ensure कि यहाँ पर बस open interval हो जाएंगे, और दिस इज आई कांट कॉमेंट कि ये कंटिन्यूस होगा कि नॉन डिसकंटिन्यूस होगा, तो आई हैव टू चेक अनदर थिंग, लेट मी चेक द डेरिवेटिव फॉर द सेम। तो इफ आई चेक द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan of x, what I am going to get, I am actually going to get the values, I'll get the corresponding values as 1 upon 1 plus tan x का square times of differentiation of tan x, that is a secant square x, and this value will always be 1, which means that this function is always increasing in its domain, provided this thing is defined. If it is defined, then this will give me the slope, so my m will be 1, and also I can comment about from the unit circle कि जब जब हमारे पास tan x पॉजिटिव होगा, कब कब हमारे पास tan x नेगेटिव होगा, उस हिसाब से भी वी कैन एक्चुअली जस्टिफाई। और इतना कुछ करने के बाद आप एक और लॉजिक भी लगा सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x को जब मैं कोई y सब्सटीट्यूट करूंगा तो y का वैल्यू आ जाएगा n पाई प्लस x, और ये कैसे आ रहा है ये आप लोगों को क्लियर होगा क्योंकि मैं यहाँ पर टेंजेंट ले रहा हूँ बोथ साइड, और फिर उसके बाद मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा उससे ये जो ग्राफ ऐसा कुछ बनना शुरू हो जाएगा, मेरे दिमाग में पिक्चर आ जाएगी कि हाँ ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0 जब हम n को डालेंगे तो हम इस ब्रांच पे आ जाएंगे, -1 डालेंगे तो हम इस ब्रांच पर आ जाएंगे x माइनस पाई, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा x माइनस 2 पाई। ठीक है, आप देखिए पाई बाय 2 जब आप इनमें सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, सॉरी y का वैल्यू आपको पाई बाय 2 लाने के लिए यहाँ पर आपको ये आएगा पाई पे, ये आएगा पाई बाय 2 पे, ये आएगा पाई, यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई बाय 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई, यहाँ पर आ जाएगा 5 पाई बाय 2। एंड द लॉजिक दैट हम लगा सकते हैं कि tan ऑफ 10 दिखाना है, तो उसके लिए तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इस ब्रांच पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 3 पाई, ठीक है, 3 पाई से क्या था, ये कम था कि ज्यादा था, तो हाँ ये कम था, तो इस ब्रांच पे आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 4 पाई आ रहा होगा, तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये 3 पाई बाय 2 से छोटा है, सॉरी 3 पाई प्लस पाई बाय 2, यानी कि 7 पाई बाय 2 से हमारे पास 10 छोटा था, तो वो इस ब्रांच पे लाई करेगा, और इस ब्रांच की इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, x माइनस 3 पाई। तो इसमें हम जब हम इसमें 10 डालेंगे तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 10 इसका वैल्यू हो जाएगा tan माइनस 3 पाई, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x का ग्राफ हो जाएगा, बिल्कुल सही, सेम एनालॉजी, मतलब बिल्कुल डिट्टो कॉपी
करके मैंने सब वही चीज़ों को रिपीट किया जस्ट टू गिव यू एन आइडिया जस्ट अबाउट हाउ दीज कॉन्सेप्ट्स आर एक्चुअली वर्किंग. सो मेक श्योर that you are aware of what I have discussed in today's video. So I'm not going to discuss about cos of cos inverse x, cos inverse of cos of x, because those things now I think अगर आप इस वीडियो को कहीं पर भी अगर आप अटक रहे हैं, आप इसे दोबारा से देखिएगा, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है. Meanwhile, these things will actually make you even sharper in applying various concepts from entire mathematics, particularly in the section of trigonometry or calculus. जब हमारे पास यहाँ पर कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री ब्लेंड हो रहा है तो हमें एक बहुत ही बोनांजा टाइप ऑफ चीज़ मिल रही है जो कि है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री. तो ध्यान रखें, इसको ध्यान से पढ़ लें क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप इस वीडियो को अगर दोबारा देखना चाहें देख सकते हैं. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना और बाकी वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों. शेयर करो यार इस वीडियो को, ठीक है. ये बहुत ही स्पेशल वीडियो भी है मेरे लिए. दिस वाज द 100th वीडियो ऑन एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन एंड आई एम सो प्राउड टू be able to do this. I have been able to achieve this milestone just because of your support, your efforts, and you have constantly motivated me. And also I would request that you guys also stay motivated, stay happy, stay safe in these tough times. The times are actually very tough, ठीक है. तो डोंट वरी, एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन और संभव गोयल इज ऑलवेज विद यू गाइज. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डू मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. दिस वाज फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग. बाय बाय.